जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 6 में है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वनस्पति क्या होता है। तो वनस्पति जो शब्द है वो लैटिन भाषा के फ्लोरा से बना है और रोमन में फूलों की देवी को फ्लोरा कहते हैं। फौना शब्द का प्रयोग जीव जंतुओं के लिए होता है। तो ये जो वनस्पति शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। वैसे पौधे जो प्रकृति के प्रभाव से पनपते एवं बढ़ते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्रकृति के प्रभाव से मतलब जो हम बगीचा लगाते हैं वो मानव द्वारा लगाया जाता है, उसकी देखभाल मानव के द्वारा किया जाता है, तो वो हो गए कृत्रिम वनस्पति। लेकिन वैसे वनस्पति जो प्रकृति में अपने आप बीजों के गिरने से उगते हैं और उसकी देखभाल कौन करती है? प्रकृति करती है, तो वे हो गए प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति मानव क्रियाकलापों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मानवीय जो क्रियाकलाप है उसमें प्राकृतिक वनस्पति का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति को अब अर्ध प्राकृतिक वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें मानव के भी हस्तक्षेप होने लगे हैं, मानव के द्वारा भी उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। इसलिए जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनको अब अर्ध प्राकृतिक वनस्पति कहा गया है। प्राकृतिक वनस्पति किसी क्षेत्र में वन्य जीवों को पनपने में सहायक होते हैं। तो जो वन्य जीव जंगली जानवर होते हैं वे कहाँ पनपते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका आवास है प्राकृतिक वनस्पति अर्थात वन। इसलिए अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों में अलग अलग तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं। तो जिस तरह का प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र होगा उसी तरह के जीव जंतु वहां पाए जाएंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र या वनों पर भी निर्भर करता है कि वहां किस तरह के जानवर अधिक पाए जाएंगे। पेड़ पौधों पर सभी प्रकार के जीव जंतु निर्भर होते हैं, क्योंकि पौधों से ही सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं खाद्य श्रृंखला में। ये क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। इसलिए सभी पौधों पर कौन निर्भर रहते हैं? इन्हीं पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं जीव जंतु। इसलिए पेड़ पौधे प्राकृतिक उत्पादक कहलाते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रारंभिक उत्पादक होते हैं और जो जीव जंतु हैं उसके बाद द्वितीयक उत्पादक होते हैं, मतलब जो प्रारंभिक उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। तो इसी तरह से खाद्य श्रृंखला में एक के बाद एक कड़ी जुड़ी है, लेकिन सबसे प्रारंभ में कौन है खाद्य श्रृंखला में? पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। लेकिन जीव जंतु क्या करते हैं? भोजन तो स्वयं तैयार नहीं करते हैं, वे पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त होता है उसी को ग्रहण करते हैं। तो वे द्वितीयक में आ गए। पेड़ पौधों को पनपने के लिए हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो पेड़ पौधों को अपने भोजन तैयार करने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। मृदा पेड़ों को बढ़ने में मदद करती है और साथ ही मिट्टी भी चाहिए। जो मिट्टी से क्या करती हैं पेड़ पौधे? पानी को और खनिज लवण को ग्रहण करती हैं और साथ ही जड़ों को जकड़ने का काम करती है मिट्टी, और जिसके कारण जो पेड़ होता है वो सीधा खड़ा हो पाता है। अलग अलग ऊंचाइयों पर इन सभी घटकों की जो उपलब्धता होती है वो अलग अलग होती है। तो ये जो घटक हैं हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, ये जितनी ऊंचाई अलग अलग होगी उसमें अलग अलग ये सारे इसका अनुपात भी अलग अलग हो जाएगा, इसकी गुणवत्ता अलग अलग हो जाएगी। इसलिए विश्व में पेड़ पौधों की कुछ बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है और अलग अलग परिवेश में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो पेड़ों के जो
ये है प्रजातियां हैं वो अलग होती जाएगी और नीचे तरफ आएंगे तो वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग जो तापमान है, अलग अलग ऊंचाई है, इस पर बहुत अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे विश्व में पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। प्राकृतिक वनस्पति को मोटे तौर पर 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला है वन या प्राकृतिक। तो वन क्या है? प्रकृति द्वारा स्वयं तैयार किए जाते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक भी कहलाते हैं। दूसरा है घास स्थल। तीसरा है कांटेदार झाड़ियां। तो प्राकृतिक वनस्पतियों को हमने 3 भागों में बांटा है, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। और कांटेदार जो झाड़ियां हैं वे भी 2 भागों में हैं बंटे हैं, एक टुंड्रा वनस्पति और दूसरा गर्म रेगिस्तानी वनस्पति। तो कांटेदार जो है वो ठंडे जगहों में जो है वो टुंड्रा वनस्पति हुआ, और जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियां हैं वो हो गए गर्म रेगिस्तानी वनस्पति। अब सबसे पहला जो है प्राकृतिक वनस्पति में पहला जो प्रकार है वो है वन, फॉरेस्ट। तो वन जिसे हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो वन क्या है? बहुत कीमती है हमारे लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए, इसलिए उसे सोना के नाम से बुलाया जाता है। और ये कैसा है? वन हरा है पेड़ पौधों के कारण, जिसके कारण इसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। प्रकृति की एक मूल्यवान देन है वन। तो प्रकृति द्वारा एक बहुत ही बहुमूल्य उपहार है हमारे लिए वन, क्योंकि वन हमारे बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधे तथा घास के सघन क्षेत्रों को वन कहते हैं। तो जो प्रकृति में अपने ही उगते हैं पौधे, अपने तैयार होते हैं, तो ये जो क्षेत्र होते हैं इसे वन कहते हैं। वनों में पेड़ों के अलावा घास होते हैं, लताएं होती हैं, कटीली झाड़ियां भी होती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी और भौतिक एवं जलवायु घटाओं में जो दशाएं हैं उसमें उगते हैं। तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाएंगे, अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग तरह के पौधे होंगे। तो इस कारण से जितने क्षेत्रों में विभिन्नता आती है उसी तरह से जलवायु, क्षेत्र, मिट्टी, सारे चीजों में विभिन्नता आने से वहां पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं या फिर जो घास हैं, कंटीली झाड़ियां हैं, इसमें भी अंतर पाया जाएगा। इसके कारण कुछ वृक्षों की लकड़ी कठोर तथा कुछ की मुलायम होती है। किसके कारण? इसी जो मिट्टी, भौतिक तथा जो जलवायु से संबंधित जो दशाएं हैं इसमें अंतर के कारण किसी किसी जंगल में, किसी किसी वन में जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है और किसी में मुलायम होती है। कुछ वनों में सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार मतलब ऐसे वृक्ष जो पूरे साल हरे रहते हैं, जिसकी पत्तियां नहीं झड़ते। और कुछ वनों में क्या होता है? पतझड़ वाले वृक्ष की अधिकता होती है। तो पतझड़ वैसे वृक्ष जो एक समय ऐसा आता है जिसमें अपने पत्तों को गिरा देते हैं, फिर वापस उसमें नए पत्ते आते हैं। तो जो कहीं पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं तो कहीं पर पतझड़ वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? जलवायु में अंतर के कारण होता है। तो उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर संसार के मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वनों को 6 भागों में बांटा गया है। तो वन के प्रकार, तो पहला क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा हो गया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा हो गया शीतोष्ण सदाबहार वन। चौथा हो गया शंकुधारी वन। पांचवा हो गया शीतोष्ण पर्णपाती वन और छठा हो गया भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो ये हो गए 6 वनस्पति के प्रकार। और ये वनों के
ये जो सारे वन है सब में अलग अलग तरह के पौधे, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसी के आधार पर वन को 6 भागों में बांटा गया, जिसे आगे हम और भी विस्तार से जानेंगे। तो जो वन का पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये जो वन है इनका विस्तार वहीं पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो वैसे क्षेत्रों में ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। और ऐसे क्षेत्र जहां पर सालों भर ऊंचा तापमान रहता है और जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इस तरह की जलवायु भूमध्य रेखीय एवं उष्णकटिबंध के पास पाई जाती है। तो भूमध्य रेखीय मतलब पृथ्वी को जो समान दो भागों में काटने वाली सबसे मध्य में जो रेखा है वो हो गई भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर सूर्य का सबसे ज्यादा ताप पड़ता है, तो इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और साथ ही वर्षा भी अधिक होती है। तो इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो हो गए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो विश्व के ऐसे वन भूमध्य रेखा के आसपास जैसे दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में पाए जाते हैं, जहां कठोर लकड़ी के वृक्ष जैसे रोजवुड, अबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो इन वनों में कठोर जो लकड़ी होता है उसके वृक्ष पाए जाते हैं। कठोर होने के कारण इसका उपयोग कम होता है और यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में हाथी, गेंडा, बाघ, बंदर, सांप, छिपकली, उल्लू, बाज, भालू, इल्क और हिरन आदि प्रमुख हैं। आगे है वन के प्रकार में दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इससे पहले हमने सदाबहार वन को देखा, अब है पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मॉनसूनी वन भी कहा जाता है। तो ऐसे वन जो मॉनसून हवा से आने वाली जो वर्षा होती है उस पर निर्भर करते हैं। मतलब मॉनसूनी वर्षा से उगने वाले जो वन है वो हो गए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो इसे मॉनसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों का विस्तार एशिया के मॉनसूनी प्रदेश, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राजील, उत्तरी अमेरिका तथा पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। तो झारखंड के अधिकांश भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो झारखंड में जो वन है वो भी मानसूनी वन है, क्योंकि झारखंड में जो वर्षा होती है वो मॉनसून हवा के कारण होती है। तो झारखंड की जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मतलब इन वनों के जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में वर्षा केवल ग्रीष्म काल में होती है। वर्षा कब होती है? गर्मी के ऋतु में। इसलिए ये पेड़ सदा हरे भरे नहीं रहते, क्योंकि सालों भर बारिश नहीं होती है, इसलिए इसके पत्ते हरे भरे सालों भर नहीं रहते हैं। शुष्क ऋतु में जल की कमी के कारण ये अपने पत्ते को गिरा देते हैं, और जब शुष्क होता है मौसम तब क्या करते हैं, ये पानी की कमी से बचने के लिए उसके पत्ते को गिरा देते हैं, और जिस कारण इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। तो हमारे झारखंड के जो वन है वो पतझड़ वन है। ये क्या करते हैं, शुष्क ऋतु में अपने पत्ते को झड़ा देते हैं, गिरा देते हैं, और फिर वापस उसमें नए पत्ते आते हैं जब बारिश शुरू होती है। तो इनमें उगने वाले मुख्य वृक्ष हैं सागवान, बांस, साल, ताड़, चंदन, शीशम, देवदार, महोगनी, बेत, आम, जामुन, नारियल, बरगद, नीम। ठीक है, तो इस तरह के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। जो अपने आसपास आप देखते होंगे जिन पेड़ों को, तो वे सारे पेड़
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। और यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं उनमें है हाथी, लोमड़ी, बंदर, शियार, शुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो जो पर्णपाती शब्द का अर्थ है, पर्ण का अर्थ होता है पत्ता और पाती का अर्थ होता है गिरना, अर्थात पत्ते का गिरना, जिसे पतझड़ भी कहते हैं। और एक शब्द आया था सदाबहार वन। तो सदाबहार वन हमेशा हरा भरा दिखाई देने वाला वन है, जिसकी पत्तियां एक साथ कभी नहीं गिरती हैं। ठीक है, तो ये 2 शब्द आए थे, ये क्लियर हो गया। अब आगे है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच पाए जाते हैं, के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में ऐसे वन दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी फ्रांस, इटली, बुल्गारिया, तुर्की, इजराइल आदि तथा दक्षिणी गोलार्ध में मध्य चिली एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष ओक, जैतून, अंजीर, पाइक, फर, यूकेलिप्टस एवं चेस्टनट आदि हैं। ठीक है, और यहाँ नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती, शहतूत आदि फलों वाले भी पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ? शीतोष्ण सदाबहार वन में। काला और भूरा भालू, हिरन, इल्क यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। इन वनों के जो प्रमुख जानवर हैं ये भालू, हिरन है और इल्क भी है। अब चौथे नंबर में है वनों के प्रकार में शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में वार्षिक औसत जो तापमान होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होती है। और ऐसे वनों में ओक, एस, चेस्टनट, बस, वालनट, चेरी आदि के जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन वनों के प्रमुख वृक्ष ये हैं। और इनकी लकड़ी कठोर होती है। जहां अमेरिकन काला भालू, डकबिल, यूरोपियन लाल गिलहरी आदि जंतु मिलते हैं। तो ये देखिए ऊपर ये हो गया शीतोष्ण सदाबहार वन जो आपने आगे देखा, और ये हो गया शीतोष्ण पर्णपाती वन। देखिए यहाँ पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, फिर यहाँ देखिए लाल 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 नए नए पत्ते निकले हैं। तो पर्णपाती वनों के क्या होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। अब है भूमध्य सागरीय वन, 5वां नंबर में है वनों के प्रकार में भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागर के तटीय भागों में उगने वाले वनों को भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। तो भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं जहां वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है। और वर्षा कब होती है वहां? शीत ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु आमतौर पर शुष्क रहता है। और वर्षा कम होने के कारण यहाँ शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये वन यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन वनों में जंगली बकरी, भेड़ और घोड़े तथा बंदर आदि जानवर पाए जाते हैं। और यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं वो है ओक और पाइन। और यहाँ नींबू, संतरा, अनानास, अंगूर आदि खट्टे फलों के पेड़ों की भी बहुलता से पाए जाते हैं। देखिए यहाँ भूमध्य सागरीय प्रदेश के वनों को दिखाया गया। देखिए अंगूर हैं, काले अंगूरों का पौधे हैं, ये दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ अंगूर के भी अच्छी फसल होती है। अब है नेक्स्ट है
छठे वन का छठा जो प्रकार है शंकुधारी वन। तो शंकु क्या होता है, इस तरह के, ये क्या है, शंकु है। तो इस शंकु के तरह जहां पौधे पाए जाएंगे उन वनों को क्या कहेंगे, शंकुधारी वन। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना शंकुधारी वन, कैसे लंबे लंबे शंकु के जैसे पौधे हैं। तो ये हो गया शंकुधारी वन। तो इन वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के ऊपरी भागों में पाया जाता है। इनमें कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बाल्टिक गणराज्य तथा रूस के भाग सम्मिलित हैं। साइबेरिया में इन वनों को टैंगा वन कहा जाता है। जो साइबेरिया में इस तरह के वन पाए जाते हैं उसे टैंगा वन कहा जाता है। तो इस प्रकार के वन हिमालय तथा अल्पास पर्वतों पर भी पाए जाते हैं, शंकुधारी वन। तो ये कहाँ होते हैं, जैसे ठंडे जगह हैं वैसे जगहों में ज्यादा ऐसे वन होते हैं। इन वनों में लंबे तथा नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। तो इनके जो पत्तियां होती हैं वो सालों भर पौधे में लगे रहते हैं, मतलब ये अपने पत्तियों को नहीं गिराती। और ऐसे वनों के जो पौधे होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और उनकी लकड़ियां नरम होती हैं। तो इन वनों की जो लकड़ी होता है इसका उपयोग अखबारी कागज के लिए, लुगदी, माचिस तथा पैकिंग के लिए जो बक्से होते हैं, पेटी होते हैं, वो बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के प्रमुख पेड़ हैं। और यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं, इन वनों में पाए जाते हैं। क्योंकि ये ठंडा जगह है, ठंडे जगहों में ऐसे लंबे लंबे शंकु जैसे पेड़ पाए जाते हैं। अब है घास स्थल। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके वन भाग को हमने जाना। अब क्या है, घास स्थल। तो घास स्थल वहीं पाए जाते हैं जहां कम वर्षा होती है, जहां बहुत कम वर्षा होती है वैसे जगहों में पौधे नहीं उग पाते हैं, वहां बस घास उग पाते हैं। तो वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती है वन घास स्थल में बदलने लगते हैं और विश्व की कुल भूमि के लगभग 1/4 भाग में घास स्थल पाए जाते हैं। तो 1/4 में क्या है, घास स्थल पाए जाते हैं। विश्व के घास स्थलों को उष्णकटिबंधीय घास स्थल तथा शीतोष्ण घास स्थल में बांटा गया। मतलब घास स्थल को भी 2 भागों में बांटा गया, एक उष्ण कटिबंधीय घास स्थल और दूसरा शीतोष्ण घास स्थल। देखिए इस चित्र में दिख रहा है, ये है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल और यहाँ नीचे दिखाया जा रहा है शीतोष्ण घास स्थल। अब उसके अंतर को देखेंगे और उसे विस्तार से जानेंगे। चलिए, तो इसका जो पहला प्रकार है घास स्थल का वो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो ये घास स्थल अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ब्राजील के जो पठारी भाग हैं, भारत के दक्कन के पठार तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं इस तरह के घास स्थल। ये जो घास होते हैं उष्णकटिबंधीय जो घास हैं, ये घास निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं और इनकी ऊंचाई होती है 3 से 4 मीटर तक। और यहाँ हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो थोड़ा जो गर्म जगह है वैसे जगहों में उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं और जहां थोड़ा ठंडा है वहां पर शीतोष्ण घास स्थल। तो दूसरे नंबर पर है शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपीयों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, जहां की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। तो जो उष्णकटिबंधीय घास है वो थोड़ी ऊंची होती है, ऊंचाई में होती 3 से 4 मीटर तक होती है, लेकिन जो शीतोष्ण घास स्थल है वहां की घास छोटी होती है लेकिन पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल हैं, जैसे उनके कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे पूर्वी अफ्रीका में जो घास स्थल है उसको सवाना घास स्थल कहा जाता है, ब्राजील के कंपोश और वेनेजुएला के लानोस। ठीक है, इसे आपको याद कर लेना है। अब जो शीतोष्ण घास स्थल है उसमें उत्तरी अमेरिका में है प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका में है पंपास, मध्य यूरोप में है स्टेपी, अफ्रीका में है बेल्ट और ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स। ये घास स्थलों के नाम हैं। अब नेक्स्ट जो प्राकृतिक वनस्पति है वो है कटीली झाड़ियां। वन हो गया, घास हो गया, अब है कटीली झाड़ियां। तो ये शुष्क रेगिस्तानी जैसे प्रदेशों में पाए जाते हैं, मतलब जहां रेगिस्तान है वैसे जगहों में कटीली झाड़ियां पाई जाती है। तो तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की बहुत कमी है, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। और यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वहां भी आपको वह स्थान जहां पर बहुत ज्यादा ठंडा मिलेगा, और यहाँ केवल काई, लाइकेन जैसी छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती। एक तो रेगिस्तान में क्या है, बहुत कम वर्षा होती है, वहां पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, बस कंटीली झाड़ियां होती है। तो उसी तरह क्या है, जहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्रों में, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ बहुत ज्यादा ठंडक है। तो ऐसे जगहों में भी पेड़ पौधे नहीं होते, वहां बस काई, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां ही होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं, जहां के जानवरों के शरीर पर मोटे फर एवं मोटी चमड़ी होती है। किसके कारण? ठंड से अपनी सुरक्षा के लिए। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं, जैसे सील हुआ, वालरस हुआ, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। तो ये जितने भी जानवर हैं सबके जो चमड़े होते हैं काफी मोटे होते हैं। जैसे वालरस है, ये देखिए, तो इसकी चमड़ा भी बहुत मोटा होता है। ये है सील, इसका भी चमड़ा मोटा होता है जिससे कि वो ठंड से बचा रह सके। और ये है ध्रुवीय भालू। ठीक है, तो ये है ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों के जानवर। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसको आप और अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखते हैं कुछ शब्द हैं, जैसे प्राकृतिक, नेचुरल, वन्यजीव, वाइल्ड लाइफ, सदाबहार, एवरग्रीन, शंकुधारी, कॉनिफेरस, शीतोष्ण, टेम्परेट, पर्णपाती, डिसिडकस, वनस्पति, वेजिटेशन, जंगल, फॉरेस्ट, घास स्थल, ग्रासलैंड, उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल और भूमध्य सागरीय, मीडिएटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।